हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप। When two or more persons join hands to set up a business and share its profit and losses, they are said to be in पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हैंड, मतलब एक साथ बिजनेस में आने की सोच रहे हैं, एक साथ काम करने की सोच रहे हैं, टू सेटअप अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, और साथ में एग्री करते हैं कि हाँ हम हमारे प्रॉफिट और लॉसेस जो है शेयर करेंगे। दे आर सेड टू बी पार्टनरशिप। हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लोग आके साथ में जो है एग्री करते हैं कि हाँ हम मिलके काम करेंगे और अपना प्रॉफिट और लॉस भी जो है शेयर करेंगे, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। Persons who have entered into partnership with one another are individually। हर एक इंडिविजुअल को जो पार्टनरशिप में आ रहा है, एंटर कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स। और कलेक्टिवली उसे क्या कहा जाता है, फर्म। हर एक इंडिविजुअल को कहा जाता है पार्टनर, जो भी पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, एग्रीमेंट में आ रहा है साथ में जो है बिजनेस करने के लिए, और कलेक्टिवली मिलके उनको क्या कहा जाता है, फर्म, पार्टनरशिप फर्म। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड द फर्म्स नेम, और फर्म के नेम से ही उनके बिजनेस को जो है जाना जाता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स competent टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है बिटवीन द पर्सन जहाँ पे जो है वो एग्री करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, हु एग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस, की वो एक लॉफुल बिजनेस साथ में मिलके करेंगे, इन कॉमन विद द व्यू टू प्राइवेट गेन, और सबका एक कॉमन व्यू होगा, वो क्या होगा, प्राइवेट गेन, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करना, प्रॉफिट अर्न करना। कि पार्टनरशिप क्या होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जो है कई लोग, एक या दो से ज़्यादा लोग आके जो है एक साथ काम करने के लिए, एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए, एक एग्रीमेंट में आने के लिए एग्री करते हैं, और उनका एक मेन कॉमन व्यू होता है, वो क्या होता है, गेन करना, प्रॉफिट अर्न करना। अब हम आगे देखते हैं फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप के। सबसे पहला फीचर क्या है, फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप फर्म है वो जो है किसके थ्रू, कौन सा एक्ट के थ्रू जो है वो काम करती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन 1932 में जो लागू किया गया था। सारी पार्टनरशिप फर्म्स जो है इसी एक्ट के अकॉर्डिंग अपने फर्म को चलाती हैं। द एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, और एक रिलेशनशिप जो पार्टनर्स के बीच में होता है वो किसके थ्रू होता है, एग्रीमेंट के थ्रू। इस एग्रीमेंट में क्या होता है कि भाई कौन कौन उस कंपनी के पार्टनर्स हैं, कैसे वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैसे वो लॉसेस शेयर करेंगे, कैसे वो रिस्क जो है अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, मेन अथॉरिटी किसके पास होगी, सब कुछ उस एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है, जो कि एक प्रूफ होता है कि हाँ ये पार्टनर्स हैं और इस कंपनी में साथ में मिलके काम, एक पार्टनरशिप में साथ में मिलके काम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म। ये ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ कि आपको जो एग्रीमेंट जो है रिटन फॉर्म में ही चाहिए, कि आपको अपना फॉर्म जो है रजिस्टर करा के एक एग्रीमेंट जो है रिटन उसमें चाहिए है। आप ओरली भी कर सकते हो कि हाँ ओरली आप लोगों ने कर लिया डिसाइड कि हाँ हम दोनों पार्टनर्स हैं, या हम तीन या हम चार जने जो है एक पार्टनरशिप फॉर्म खोल लेते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, ऐसे लॉसेस कर लेंगे, ऐसे रिस्क कर लेंगे, और ऐसे जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ओरली भी हो सकता है, तो ऐसा कंपल्शन नहीं कि रिटन फॉर्म में ही एग्रीमेंट हो। एंड ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। ऑरल एग्रीमेंट भी जो है इक्वली वैलिड होता है, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, लेकिन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए, कल को कोई डिस्प्यूट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इट इज प्रेफर्ड दैट द पार्टनर्स हैव अ रिटन एग्रीमेंट। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि पार्टनर्स के जो है रिटन एग्रीमेंट एक बना हो, पार्टनर्स का, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में वो लोग एक पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई थोड़ा रिटन एग्रीमेंट हो तो ज़्यादा बेटर होता है देन दी ओरल एग्रीमेंट। ऐसे कोई कंपल्शन नहीं होता है, आप ओरल एग्रीमेंट के थ्रू भी अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर सकते हो, रिटन एग्रीमेंट के थ्रू भी अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर सकते हो। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। एग्रीमेंट में यूजुअली क्या क्या होता है कि एक तो जब एग्रीमेंट में दो पार्टनर्स आ रहे हैं तो उनका मेन एम, एक कॉमन व्यू क्या होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करना। If some person join hands for the purpose of some charitable activity, it will not be termed as partnership। लेकिन अगर कोई charitable activity के लिए वो लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे।
वो एक पार्टनर्स बन रहे, एक पार्टनरशिप फॉर्म को ओपन कर रहे हैं, साथ में आके काम करने के लिए एग्री कर रहे हैं, लेकिन उनका मेन एक कॉमन व्यू होगा कि वो प्रॉफिट और लॉसेस के लिए बिजनेस को कर रहे हैं, तभी वो पार्टनर्स कहलाएंगे, पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगी। किसी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए वो लोग हाथ ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। जो पार्टनर्स है उनका एक कॉमन व्यू होना चाहिए, दैट इज शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ अ बिजनेस। हमारा नेक्स्ट फीचर है नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फॉर्म इज 2। एक मिनिमम नंबर जो एक पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं वो होते हैं 2, कि 2 लोगों का साथ में आके हाथ ज्वाइन करना, कि हाँ एग्री करना कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट जो है हम करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटर होता है वो जिसमें सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है, लेकिन पार्टनर्स के लिए एटलीस्ट 2 बंदों की, 2 पर्सन्स की जरूरत होती है एक पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए। According to Section 464 of the Companies Act 2013, maximum number of partners in a partnership firm can be 100. According to the Section 464 Company Act 2013 के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम नंबर एक पार्टनरशिप फॉर्म में जितने पार्टनर्स होते हैं उनका मैक्सिमम नंबर 100 होना चाहिए है, सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। बट एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, लेकिन जो रूल 10 निकला था कंपनीज एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 50। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है एक पार्टनरशिप फॉर्म में वो 100 होने चाहिए थे, 100 थे। लेकिन उसके बाद कंपनीज एक्ट 2014 आया तो उसके रूल 10 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर जो है एक पार्टनरशिप फॉर्म में 50 ही होते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 मेंबर्स जो हैं एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी। द पार्टनर ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी पार्टनर्स होते हैं फर्म में उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी हम ऑलरेडी इस वर्ड को बहुत बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है कि कल को बिजनेस के ऊपर बिजनेस क्लोजअप, बिजनेस का जो है बंद होने की बात आती है, कुछ भी होती है, और डेट की रीपेमेंट की बात आती है, बिजनेस के जितने भी डेट्स हैं उनकी जो रीपेमेंट की बात आती है, उनको जो रीपे करने की बात आती है, तो उसके लिए अगर कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स कम पड़ जाएंगे तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल करनी पड़ेगी अगर डेट की पेमेंट करना भी बाकी है। तो सबसे पहले जो डेट की पेमेंट की जाएगी वो एसेट के फॉर्म्स के थ्रू की जाएगी, फॉर्म्स जो फॉर्म्स के एसेट हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर डेट की पेमेंट करना बाकी है तो पार्टनर्स जो है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके जो है उस डेट की पेमेंट करेंगे। तो हर एक पार्टनर जो है फर्म का वो उसकी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करने के ऊपर बात आ सकती है अगर डेट की पेमेंट में कहीं ना कहीं पैसों की कमी, फंड्स की कमी है तो उनको डेट को पे करने के लिए। पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड फॉर रीपिंग डेट इन केस द बिजनेस एसेट इनसफिशिएंट टू पे बिजनेस डेट। अगर बिजनेस के एसेट इनसफिशिएंट है बिजनेस डेट्स को पे करने के लिए तो पर्सनल एसेट्स भी यूज किए जाएंगे हर एक पार्टनर के डेट की रीपेमेंट करने के लिए। Jointly, all the partners are responsible for the debts they contribute in their profit sharing ratio। जिस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो जो है हर एक पार्टनर जॉइंटली जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। जब वो सारे मिलके अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट सबको मिल रहा है, तो जब लॉस होगा या फिर जब डेट की बात होगी तो सारे पार्टनर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे उन डेट्स की रीपेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रिस्क बेयरिंग। द पार्टनर्स बेयर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। सब टीम की तरह एक साथ मिलके जो है सारे पार्टनर्स बिजनेस के रिस्क को बेयर करते हैं। द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट विच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। जो रिवॉर्ड आता है, जो प्रॉफिट आता है, वो भी सारे पार्टनर्स अपने आप में डिवाइड कर लेते हैं एक एग्रीड रेशियो। जब वो लोग साथ में आए होंगे पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए, जो भी उन्होंने रेशियो साथ में मिलकर सोची होगी या जो भी उनके रिटर्न एग्रीमेंट में लिखी होगी या ओरल एग्रीमेंट में जिन्होंने उन्होंने बात की होगी कि कल को प्रॉफिट होगा तो हम किस रेशियो में, किस परसेंटेज में उसको शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। However, they also share losses in the same ratio in the event of the firm incurring losses in the event in the firm incurring losses। अगर जिस तरीके से वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उसी तरीके से लॉसेस भी शेयर करेंगे सेम रेशियो में, या जो भी उनकी एग्रीड रेशियो होगी उसके अकॉर्डिंग वो लॉसेस भी जो है अपने आप में शेयर, सारे पार्टनर्स अपने में जो है शेयर करेंगे।
Next है decision making and control. The partners share amongst themselves the responsibility of decision making and control of day to day activities. Partners जो है अपने आप में शेयर कर लेते हैं कि किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या कौन किस किस जो है एक्टिविटी से रिलेटेड डिसीजंस ले सकता है, कौन क्या कंट्रोल करेगा डे टू डे एक्टिविटी में, कौन किस चीज़ किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या डिसीजंस वो ले सकते हैं, किस तरह से वो कंट्रोल करेंगे डे टू डे एक्टिविटीज़ को, कौन सा काम कौन देखेगा, कौन सा पार्टनर किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सारी अपने आप में डिवाइड कर लेते हैं. डिसीजंस आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट. वैसे डिसीजन जो है म्यूचुअल कंसेंट से ही, अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो पार्टनरशिप फॉर्म में जो है इफेक्ट ला सकता है, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन सारे पार्टनर्स मिलके म्यूचुअल कंसेंट से, कि हाँ सब उस डिसीजन से एग्री करते हैं, तभी वो डिसीजन लिया जाता है. नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूटी. Partnerships as categorized by lack of continuity of business since the death, retirement, insolvency, insanity of any partner can bring an end to the business. पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो सकती है. लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी के चांसेस होते हैं कि भाई आगे बिजनेस कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है, इंसॉल्वेंसी है, इंसैनिटी अगर किसी पार्टनर की हो रही है, तो बिजनेस जो है एंड तक आ सकता है, बिजनेस वहीं के वहीं बंद हो सकता है. However, the remaining partners may, if they so desire, continue the business on the basis of a new agreement. अगर कोई एक पार्टनर जा रहा है फर्म से, उसकी डेथ हो गई है या वो रिटायर हो गया है या इंसॉल्वेंसी हो गई है पार्टनरशिप फर्म की, तो कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वहीं खत्म हो जाता है. लेकिन जो बाकी पार्टनर्स है उस पार्टनरशिप फर्म में, वो उस पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि हाँ हम ये आप बिजनेस अभी बंद नहीं करना चाहते, कि कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो बाकी पार्टनर्स मिलकर एक नया एग्रीमेंट बना सकते हैं कि हाँ हम हमारी फर्म में इतने इतने पार्टनर्स होंगे, हम ऐसे ऐसे रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, लॉसेस, रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक नया एग्रीमेंट बना के वो अपने उस बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं. पर उसके लिए सारे पार्टनर्स की एक म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत होगी कि हाँ कौन है बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स में से कौन कौन है जो अभी भी इस बिजनेस को आगे चलाना चाहता है, तो वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं एक न्यू एग्रीमेंट बना के. नेक्स्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी. एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ इट्स बिजनेस. हर एक पार्टनर जो है, जितने भी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, उन सब में जो है पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटीज में. देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. नाउ अब ये म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता क्या है? Each partner carrying on the business is the principal as well as the agent for all other partners. हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है. नाउ प्रिंसिपल क्या होता है कि जो पार्टनर डिसीजन ले रहा है, उस टाइम पे डिसीजन ले रहा है, सबको बता रहा है और बाकी सारे पार्टनर उनको उसको डिसीजन को मान भी रहे हैं, एग्री भी कर रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, तो उस टाइम पे वो पार्टनर प्रिंसिपल होता है. और बाकी सारे पार्टनर्स जो उसकी बातें सुन रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कहलाते हैं एजेंट. और तो मतलब पार्टनर दोनों तरीके से करता है. कभी वो प्रिंसिपल बन जाता है, डिसीजंस लेने के लिए खड़ा हो जाता है, अपनी बातें और पार्टनर्स को समझाता है कि नहीं ये डिसीजन करेक्ट, तो वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करता है. और कभी कभी वो बैठ के बाकी पार्टनर्स के साथ बैठ के जब वो उन बातों को सुन रहा है, कोई और पार्टनर है जो प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा है और वो बैठ के वहां पे बाकी पार्टनर्स के साथ उस बातों को सुन रहा है, समझ रहा है दूसरे पार्टनर की बात, तो अब वो जो है एज अ एजेंट वो जो है कर रहा है अपने आप को. तो एक पार्टनर जो है प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है. जब वो डिसीजंस ले रहा है तो प्रिंसिपल है, और जब वो किसी और का डिसीजन सुन रहा है तो एजेंट की तरह जो है एक्ट करता है. तो आई होप गाइस कि आपको जो है आज का ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर भी चुकी हूँ और आगे और अपलोड कर भी दूंगी, तो आप उन्हें देखिएगा ज़रूर. थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए.